अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस वक्त तक हम लोग डायोड को काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। डायोड का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा कि वो पीएन जंक्शन से ही बना है, और इसके अलावा इसकी वेव फॉर्म्स भी हमने देखी, इसके अक्रॉस वोल्टेज किस तरह डेसिपेट होती है। हम काफ़ी डिटेल से डायोड को इस वक्त तक समझ चुके हैं, और इसका आप लोगों ने माशाल्लाह मिड एग्ज़ाम भी दे दिया। तो खैर, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पहले तो ये छोटा सा रिकैप कि डायोड के अक्रॉस होता क्या था एक्चुअली, कि जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाने लगते थे, पहले डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होता था, मतलब डायोड के अक्रॉस पहले कोई वोल्टेज नहीं थी। जैसे ही हर डायोड की एक ख़ास वोल्टेज, जिसको हम लोग वी ऑन का नाम दे रहे हैं, जो कि टिपिकली सिलिकॉन के डायोड में 0.7 वोल्ट होती है, जैसे ही वो 0.7 वोल्ट आएगी तो डायोड एकदम से कंडक्ट करना शुरू करेगा और ये एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। ठीक, तो ये तो हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं। हम बाद इसका हमने थोड़ा सा अपने काम को आसान करने के लिए या डायोड को समझने के लिए इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस भी की थी। इसको कभी हमने कांस्टेंट वोल्टेज बना दिया, कभी इसको हमने आइडियल मॉडल बना दिया, और कभी बल मेन चीज़ ये है, मेन आइडिया ये था जो हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी की अब हम एक एप्लीकेशन करने लगे हैं। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली यूज़ करने लगे हैं कि भाई हमारी जो डेली लाइफ है इसमें इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो रेक्टिफायर की बात आ जाती है यहाँ पे। रेक्टिफायर एक्चुअली उर्फ़े आम हम लोग, हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको कहते हैं कि इंजीनियरिंग में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी से मुराद है इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट है आपके पास, इसको डीसी यानी कि एक कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक, तो ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एज्यूम करो कि ये एक डायोड है एक्सक्यूज़ मी, और ये आपके पास कोई लोड है। ठीक है, लोड को आप रेजिस्टेंस से ही शो करते हैं, जो रेजिस्टिव लोड होते हैं। आई मीन टू से रेजिस्टिव लोड से मुराद ये है कि यहाँ पे आपके पास कोई इस्त्री हो सकती है, यहाँ पे आपके पास कोई बल्ब हो सकता है। तो ये आपके पास एक लोड है जिसको R1 आप शो कर लें। अब सिचुएशन ये है कि डायोड लगा हुआ है और ये आपके पास एक एसी सप्लाई है। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अब होगा क्या, तो पहले सादा से ज़बान में कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, आपको एक बात का पता है कि डायोड पॉजिटिव साइकिल जब फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड होता है उस वक्त डायोड कंडक्ट करता है, जब रिवर्स बायस होता है तो डायोड कंडक्ट नहीं करता। सही हो गया। जब ये होगा पॉजिटिव साइकिल, उस वक्त तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और ये जो लोड लगा हुआ है इसमें से करंट गुजरेगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेसिपेट होगी। कैसे होगी कि ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी आफ्टर कंडक्शन यहाँ पे भी उसी हिसाब से वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, और जब ये कम होगी वोल्टेज तो यहाँ पे भी वोल्टेज कम हो जाएगी। हाउएवर ये पॉजिटिव साइकिल यूँ तो कंडक्शन होगी, लेकिन नेगेटिव साइकिल में ये ब्लॉक हो जाएगा। आपको पता है रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता। तो ये पॉजिटिव साइकिल की बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गई। जब आएगा नेगेटिव साइकिल तो यहाँ पे कोई वोल्टेज डेसिपेट नहीं होगी, तो 0 वोल्ट। फिर दोबारा से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो फिर ये दोबारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा। चलें, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई, सिंपल सी समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे शायद आपने एक और चीज़ नोट की हो, वो ये कि
इधर जो मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे वी इन ओरिजिन से मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इसकी मैंने आउटपुट बनाई हुई है ये मैंने ओरिजिन से ही नहीं बनाई हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो गैप मैंने दिया हुआ है, ये गैप थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है। इसकी क्या वजह है? इन्हीं दो डायग्राम्स को मर्ज करके यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है ऊपर से। ये शिफ्ट क्यों आ रहा है, अब ज़रा इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बाय द वे, ओरिजिनल वेव फॉर्म आप देखेंगे या बुक में आप देखेंगे कि तो आप कंपैरेटिवली थोड़ी सी नीट डायग्राम नज़र आएगी। मैंने हाथ से बनाई है और रजिस्टर पे बनाई है, तो थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इतना मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है। आप इसको इंटरनेट पे भी देखें, इसको समझने की कोशिश करें। बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नीट डायग्राम आप कहीं पे देख लें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। बाय द वे, ये प्रैक्टिकल भी अभी तो हम लोग प्रोटीएस पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी खुलेगी मैं आप लोगों को दोबारा से ये प्रैक्टिकल ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर भी इस तरह की वेव फॉर्म देख सकते हैं बाय द वे। अच्छा, अब बात पता है क्या है? बात ये है कि जब ये इनपुट वोल्टेज बढ़ना शुरू हुई इस तरह से, तो क्या डायोड ने पहले से ही कंडक्ट करना शुरू कर दिया था और इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज आना शुरू हो गई थी? द आंसर इज़ नो। डायोड जब ये वी ऑन, यानी कि सिलिकॉन के केस में 0.7 या 0.8 वोल्ट, जब ये वोल्टेज आती है डायोड तो उसके बाद कंडक्ट करता है। इससे पहले डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इससे पहले डायोड ऑफ होता है। तो आप यूँ एज्यूम करें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड से मैं कर रहा हूँ, तो एक्सक्यूज मी, ये आपके पास वी ऑन है, ठीक। जब ये वी ऑन, जब ये जो इनपुट वोल्टेज है ये वी ऑन के बराबर हुई, वी ऑन से ज़्यादा हुई, उसके बाद डायोड ने कंडक्ट करना शुरू किया। और जब ये दोबारा से नेगेटिव में वी ऑन से कम हुई तो डायोड ने कंडक्ट करना बंद कर दिया। जितनी देर में डायोड कंडक्ट कर रहा था उसी साइकिल तक ही, ये टाइम है बाय द वे, उसी टाइम पीरियड तक ही ये जो लोड है इधर से करंट गुजर रहा था, राइट। जब इसने कंडक्ट करना बंद किया, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल में 0.7 से कम है या नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बाइस है, इन दोनों केसेस में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था। जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, दैट मीन्स इसमें से करंट नहीं गुजर रहा, दैट मीन्स इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज डेसिपेट नहीं हो रही। ठीक हो गया? आई एज्यूम कि ये बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात, समरी है कि पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, हम ये बात समझ चुके हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये उस वक्त कंडक्ट करना शुरू करेगा जब ये 0.7 से ज़्यादा होगी इनपुट वोल्टेज, और जैसे ही 0.7 से कम होगी, मतलब ये बढ़ना शुरू हुआ, लेट से यहाँ पे 0.7 आ गया, जब यहाँ पे वोल्टेज पहुँची उस वक्त ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह बढ़ते 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 फिर दोबारा से कम होते होते जब ये 0.7 से कम होगी उसके बाद ये कंडक्शन रोक देगा, ठीक। इसी तरह नेगेटिव साइकिल में, जब ये नेगेटिव साइकिल था उस वक्त ये रिवर्स बाइस था, उस टाइम इसने कोई कंडक्ट नहीं किया। फिर दोबारा से जब पॉजिटिव साइकिल आया, वही काम, 0.7 से बढ़ेगा तो ही कंडक्ट करेगा, और जैसे 0.7 से कम वोल्टेज होगी ये कंडक्ट करना बंद कर देगा। वेव फॉर्म्स की फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करें। इंजीनियरिंग में इसका बेतहाशा इस्तेमाल होता है, तकरीबन हर कोर्स में ही इस तरह की करंट वोल्टेज की वेव फॉर्म आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ इसकी बेतहाशा प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, चलें, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल सा हाफ वेव रेक्टिफायर, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इसका इस्तेमाल नहीं आया।
मतलब मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि भाई पहले एकदम से वोल्टेज ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर थोड़ी देर के लिए ज़ीरो हो गई, फिर एकदम से ज़्यादा हुई, कम हुई। भाई ये डीसी में ये काम तो नहीं चलता ना, ये मजाक तो नहीं चलता। मुझे तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा एकदम फुल वेव रेक्टिफायर। नहीं भाई, फुल वेव तो अभी नहीं पढ़ा रहा, आज तो हाफ वेव की बारी है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा ना ऐसे करता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर विद स्मूथिंग कैपेसिटर। ये आपके लिए शायद थोड़ी सी नई चीज़ हो। जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, आपने एफएससी में हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, ये चीज़ें शायद पढ़ी हों। मेरे ख्याल से था, मेरे भी कोर्स में था, लेकिन मुझे भूल रहा है क्योंकि इट्स बीन अ वाइल, बहुत साल हो गए एफएससी मुझे किए हुए। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये कि शायद पढ़ा हो आप लोगों ने रेक्टिफायर्स, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। चलें, एनीवेज अब ज़रा कैपेसिटर की बात करते हैं कि अगर जहाँ पे आपका लोड था वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा। यकीनन इसके पैरेलल में ही आप लोड लगाएंगे जब आपने लगाना हो, लेकिन हम ज़रा प्रोसेस समझ रहे हैं, कैपेसिटर का अमल समझ रहे हैं कि अगर कैपेसिटर लग जाए तो फिर क्या होगा। प्रैक्टिकली ज़्यादा इसको फिर बाद में देखेंगे, लेकिन कैपेसिटर लगाने से पहले हम पहले एक दफ़ा थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि भाई कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है। कैपेसिटर देखें, जब एक आरसी सर्किट आपके पास होता है ना, तो एक आरसी सर्किट में कैपेसिटर का रोल ये है कि जब आपके पास लोड पर वोल्टेज नहीं आ रही तो कैपेसिटर कहता है अच्छा उस वक्त मैं आप लोगों को वोल्टेज प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर अपने अंदर कुछ वोल्टेज स्टोर कर लेगा। जब नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज नहीं होगी तो कैपेसिटर कहेगा अच्छा जी अब मेरे पास वोल्टेज मौजूद है, मैंने अपने अंदर बचा के रखी है, मैं तुम्हें वोल्टेज दे देता हूँ। तो आपका जो लोड है उसके पास हर साइकिल में कोई ना कोई वोल्टेज मौजूद होगी। ठीक, ये कैपेसिटर का एक रोल होता है। एक दफ़ा फिर मैं समराइज कर दूं कैपेसिटर का क्या काम है। कैपेसिटर एक आरसी सर्किट के अंदर लोड से कहता है, ये मैं देसी ज़बान में बता रहा हूँ कि लोड से कहता है, ज़ाहिर है वो कोई इसकी कोई ज़बान तो नहीं है कि वो कह रहा हो कि भाईजान मैं तुम्हें लोड दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होता। मैं एक देसी ज़बान में समझाने के लिए, एक आरसी सर्किट में कैपेसिटर ये कहता है कि जब वोल्टेज आ रही थी तो मैंने अपने अंदर थोड़ी सी वोल्टेज स्टोर कर ली है, जब तुम्हें वोल्टेज चाहिए होगी तो मैं तुम्हें वोल्टेज दे दूँगा। इसी तरह इंडक्टर ये कहता है कि भाई जब करंट आ रहा था तो मैंने अपने अंदर थोड़ा सा करंट स्टोर कर लिया, जब तुम्हें करंट चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें करंट दे दूँगा। ठीक, सादा ज़बान में कैपेसिटर और इंडक्टर का प्रोसेस याद करने का तरीका ये है। ये आप बात समझ लेना एक दफ़ा, ये देसी स्टाइल में इसको थोड़ा सा अपने जहन में बिठा लें तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि कैपेसिटर का रोल क्या है, इंडक्टर का रोल क्या है। कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरिंग है, इंडक्टर करंट स्टोरिंग है। ठीक, अच्छा चलो अब ज़रा कैपेसिटर का थोड़ा सा एक ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस एक थोड़ा सा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे मैंने एक दिया हुआ है। बस आप लोग ये पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से पिछले सेमेस्टर में। कैपेसिटर इंडक्टर तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, आपने इसकी इक्वेशंस भी बनाई होगी, मैं बस वो थोड़ा सा एक रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मतलब भूल गए हैं तो काइंडली इसको दोबारा देखें, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेतहाशा रोल है, क्योंकि 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं भाई, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये 3 ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इन तीनों का जो रोल है, इन तीनों का जो भी इसके जो फीचर्स हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि भाई ये है क्या, इनका काम क्या होता है। अगर इस तरह से एक स्केयर इनपुट हो आपके पास तो क्या है, जब पॉजिटिव साइकिल होता है मैंने आपको बताया कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये देखें, ये पॉजिटिव साइकिल आया, मतलब इस साइकिल के दौरान कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो गई। अभी ये फुल चार्ज होने ही वाला था, एकदम से नेगेटिव साइकिल आ गया तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कम होना शुरू हो गई टिल
ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक, इसी तरह जब अगला पॉजिटिव साइकिल आएगा दोबारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होना शुरू होगी। ये जो वोल्टेज बढ़ रही है या कम हो रही है, ये है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी वोल्टेज स्टोर्ड है। जब ये ज़्यादा है इसका मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज है, जब ये कम हो रही है इसका मतलब है कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है। ठीक, अच्छा ये मतलब वेव फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। हो सकता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा हो, कि ये जो यहाँ पे ये वोल्टेज है ये अभी मतलब मैक्सिमम तो इतनी ही जा सकती है ना जितनी ये स्क्वायर वेव है आपके पास, अभी ये यहाँ तक ही पहुँची हो कि जो है ना अगला साइकिल आ गया और जो है ना कैपेसिटर दोबारा से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो ये वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग के आपके पास कितनी देर तक पॉजिटिव साइकिल आता है और डिपेंडिंग कि आपके पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग पहले से डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैं बस एक छोटा सा रीकैप आपको दे रहा हूँ। तो इन दोनों को मर्ज करके ये एक वेव फॉर्म बनाई हुई है ताकि आपको ईजी समझ आए। ब्लू आपके पास इनपुट है, रेड आपके पास आउटपुट है। इनपुट का मतलब है पॉजिटिव साइकिल आया और ये कांस्टेंट वोल्टेज है थोड़े टाइम के लिए, उस वक्त आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। उसके बाद एकदम से नेगेटिव साइकिल आ गया यानी कि ज़ीरो हो गई वोल्टेज, तो फिर क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। फिर दोबारा चार्ज, फिर दोबारा डिस्चार्ज, फिर दोबारा चार्ज, दोबारा डिस्चार्ज। ये इसको आप साइनोसाइडल में भी देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल है तो चार्ज, नेगेटिव साइकिल है डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, इस तरह से चलता रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि डीसी जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है कैपेसिटर में। डीसी ब्लॉक क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डीसी के अंदर ना आपके पास वोल्टेज होती है कांस्टेंट। तो आप एज्यूम करो कि ये इस तरह से एक पॉजिटिव साइकिल आया और ये ताहयात एक पॉजिटिव साइकिल ही चल रहा है। जब एक कांस्टेंट पॉजिटिव साइकिल चल जाएगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर फुली चार्ज होके बैठ जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूरी हो चुकी, ये फुली चार्ज होके बैठ गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये दोबारा डिस्चार्ज हो नहीं रहा, तो कैपेसिटर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है ना वो इस तरह करता है कि पहले कैपेसिटर चार्ज होता है उसके बाद डिस्चार्ज होता है। मतलब ये लगा हुआ है, पहले पॉजिटिव साइकिल में ये इस तरह से चार्ज होगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी। नेगेटिव साइकिल में कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे जो लोड लगा होगा ये इसको अकॉर्डिंगली वोल्टेज सप्लाई कर रहा होगा। ठीक, तो कैपेसिटर का क्या काम, चार्ज होना डिस्चार्ज होना, चार्ज होना डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। इस तरह से ये हम यूँ फिर एज्यूम करते हैं कि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि पहले साइकिल में जब डायरेक्शन जो होती कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद फिर नेगेटिव साइकिल में इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ठीक, तो ये एक कैपेसिटर का रोल होता है। और जब कांस्टेंट हो जाएगी वोल्टेज आपके पास तो फिर क्या होगा, तो फिर कैपेसिटर फुल चार्ज होके बैठ जाएगा, इसके पास डिस्चार्ज होने के लिए कोई वजह नहीं रह जाएगी। तो हम लोग फिर इसी वजह से कहते हैं कि जब वोल्टेज कांस्टेंट हो यानी कि डीसी हो तो आपके पास ब्लॉक हो जाता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो आई अज्यूम ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब ये दो कॉन्सेप्ट साथ लेके चलना है। ये हमने समझ लिया कि डायोड लगा हो तो लोड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। उसके बाद फिर हमने ये भी समझ लिया कि भाई कैपेसिटर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। अब ज़रा ऐसा करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ना आपस में मर्ज करते हैं। तो क्या सिचुएशन है, अगर मैं इस डायोड के आगे यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दूँ फिर क्या होगा। अच्छा, गौर से समझना, इम्पोर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सारी डिस्ट्रैक्शंस एक तरफ करके प्लीज़ पूरी कंसंट्रेशन के साथ। वक्त गुजरता जा रहा है, ये है टाइम, और ये जो ब्लू है आपके पास ये है इनपुट। इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ी, अपनी मैक्सिमम को पहुंची, उसके बाद कम होना शुरू हुई, फिर चली गई नेगेटिव साइकिल में, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है ये उल्टी हो गई। नेगेटिव साइकिल में गई, मैक्सिमम पहुंची,
यानी कि नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर दोबारा से ज़ीरो तक पहुंच गई। ठीक, मतलब पहले यूँ बढ़ना शुरू हुई इस साइकिल में बढ़ते बढ़ते लेट से 220 पहुंची। उसके बाद फिर नेगेटिव साइकिल में इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में भी 220 पहुंची। ठीक, पहुंचना लेट से अगर इसने 220 है तो सिर्फ ये जो नेगेटिव की बात है ना, ये पॉजिटिव 220, ये नेगेटिव 220। नेगेटिव का मतलब है कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन उलटती, पहुंची मैक्सिमम 220 तक ही है। अच्छा जी, ये तो हमने समझ लिया कि इनपुट चेंज हो रही है, मैक्सिमम 220 मिनिमम 220, मैक्सिमम 220 मिनिमम 220। 220 में से मिसाल दे रहा हूँ, आप अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं तो 110, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं सिर्फ 220 की मिसाल दे रहा हूँ। हो सकता है आपने कोई ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है जो 220 नहीं है, 12 है या 10 है, कुछ भी है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ 220 का। एज्यूमिंग के एसी सिग्नल, आपको पता है कि एसी सिग्नल किस तरह काम करता है। अच्छा, जब ये 220 का ये जो फिगर है ये 0.7 पहुंचता है, जब ये 0.7 पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, ये डायोड हरकत में आ जाएगा। ये डायोड पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स कि जब ये वोल्टेज बढ़ रही थी अभी तक आउटपुट के अक्रॉस कुछ नहीं आ रहा था, आउटपुट के अक्रॉस कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही 0.7 से बढ़ी तो फिर ये करंट फ्लो करना शुरू हो गया और ये इस कैपेसिटर ने अपने अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक, वोल्टेज बढ़ती चली गई, कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज भी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वोल्टेज 220 तक पहुँची, कैपेसिटर के अंदर भी एक ख़ास लेवल तक स्टोरेज पहुँच गई। अच्छा जी, सही हो गया। अब कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा, ठीक, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वोल्टेज कम होना शुरू हो गई, वोल्टेज कम होना शुरू हो गई, लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ, यानी कि कैपेसिटर की वोल्टेज कम नहीं हुई। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है उस वक्त करंट की डायरेक्शन यूँ होती है, जब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना होता है तो फिर वो करंट की डायरेक्शन यूँ होती है, इस तरह से। भाई जब यहाँ से डिस्चार्ज होगा, ये तो रिवर्स बायस में डायोड खड़ा है, यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा कि उस पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कैपेसिटर वैसे का वैसे फुली का फुली चार्ज ही रह जाएगा। डिस्चार्ज होने की इसके पास कोई वजह नहीं है। अगर ये डिस्चार्ज होना भी चाहे, आगे रिवर्स बायस में डायोड खड़ा हुआ है, वो इसको नहीं होने देगा, राइट। अच्छा जी, पॉजिटिव साइकिल तक तो बात समझ में आ गई। अब ज़रा मुझे बताओ नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव साइकिल में तो वैसे भी यहाँ से करंट फ्लो नहीं करना, ऊपर से कैपेसिटर भी फुल चार्ज होके खड़ा हुआ है। नेगेटिव साइकिल में तो यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है, करंट वैसे ही फ्लो नहीं करेगा, तो कैपेसिटर जो कि फुल चार्ज होके खड़ा हुआ है, ये अब क्या होगा, ये अब वैसे का वैसे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ऐसी ही रहेगी। फिर दोबारा बेशक पॉजिटिव साइकिल आए, कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर जो कि ऑलरेडी चार्ज है ये चार्ज ही रहेगा, इसको कोई मतलब अब नहीं छेड़ सकता, इसके अक्रॉस ये उसी वक्त ही डिस्चार्ज होगा जब इसके साथ कोई ना कोई लोड आएगा। सही, तो आई एज्यूम ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ एक स्मूथिंग कैपेसिटर लग जाता है तो फिर होता क्या है, तो फिर एक दफ़ा बस कैपेसिटर को चार्ज होने की देर है, उसके बाद फिर ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ये अब एक हाफ वेव ही रेक्टिफायर है, लेकिन अब ये जो कैपेसिटर है ये आपकी वेव फॉर्म को स्मूथ कर रहा है। स्मूथ मतलब हमवार कर रहा है। जब हम डिटेल्स में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे तो रिपल्स आते हैं, लेकिन अपने कोर्स की हद तक हम इसको सिर्फ यही समझते हैं कि ये इसको स्मूथ कर रहा है।
प्रैक्टिकली रिपल्स आते हैं, लेकिन वो बड़े बेर मिनिमम होते हैं। इतने रिपल्स नहीं होते जितने ये जो आए हैं यहाँ पे, ऐसे रिपल्स नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिकली बड़े बेर मिनिमम रिपल्स आते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत कम है, हो सकता है इतनी कम कैपेसिटेंस हो कि उस वक्त तक ये चार्ज हो भी चुका हो, पहले से ही आगे बढ़ने न दे, और हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस हो कि अभी तक ये पूरी तरह से चार्ज हुआ ही ना हो, कि नेगेटिव साइकिल आ जाए, वो थोड़ा सा फिर भी खड़ा रहे। तो इट डिपेंड्स। खैर हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। तो आई एज्यूम हाफ वेव रेक्टिफायर आपको समझ में आ गया होगा। एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है फुल वेव रेक्टिफायर। प्रैक्टिकली हम लोग जब बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे आप लोगों में से भी अक्सर लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में यूपीएस लगाए होंगे। तो अब आपको एक चीज़ का पता है, यूपीएस का जो मतलब है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि जब आपके घर में बिजली आ रही है, इस बिजली को मैं थोड़ा सा स्टोर कर लूँ, कि जब बिजली ना हो ये जो स्टोर की हुई बिजली है ना, मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। ठीक, अभी मैं कोई डायग्राम वगैरह नहीं बता रहा, वैसे ही एक वर्बली मैं बात बता रहा हूँ, सुन लें। मेरे ख्याल से काफ़ियों को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर की जाती है ना, एसी स्टोर नहीं होती। ठीक, एसी स्टोर नहीं होती, जबकि आपके घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं, मतलब सारे के सारे एसी के ऊपर चलते हैं। ठीक, क्योंकि जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी आपके घरों में आती है। ये इस टाइम मेरे सामने ट्यूबलाइट है, पंखा है, पंखे के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है बाय द वे। तो ये सारी एसी मोटर्स हैं एक्चुअली। तो ये सारा आपके पास घरों में जितने भी अप्लायंसेज हैं, आपके फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सब एसी 220 के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप यूएस कनाडा में चले जाएं, वहाँ पे 110 के हिसाब से अप्लायंसेस डिज़ाइन की गई हैं। वहाँ पे जितनी भी अप्लायंसेस, जो भी यूएस में फ्रिज बनाएगा, जो टीवी बनाएगा, जो एसी बनाएगा, वो 110 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज़ के हिसाब से डिज़ाइन करेगा अपनी अप्लायंस को। तो इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर होती है ना, वो बैटरी की शक्ल में होती है, जो कि डीसी की फॉर्म है। तो जब आ रही है आपके पास बिजली, तो ये पहले रेक्टिफिकेशन करके उसको स्टोर करेगा बैटरी में। ठीक, अब आपके पास डीसी स्टोर्ड है। ठीक, अब लाइट नहीं है आपके पास घर में, लेकिन स्टोर आपके पास डीसी है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास डिवाइस यूज़ होती है, वो होती है इन्वर्टर, INVERTER। ठीक, इन्वर्टर। तो ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे हर क्लासेस में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली पढ़ेंगे इन्वर्टर के बारे में। तो पहले क्या हुआ, पहले हमने रेक्टिफिकेशन की एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और उसको स्टोर कर लिया। स्टोर हमारे पास डीसी की शक्ल में है। अब इस डीसी जो कि स्टोर्ड है, इसको मैं दोबारा से एसी बनाना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या करूँगा मैं, आगे मैं लगाऊँगा इन्वर्टर। वो आपकी जो बैटरी है, इसमें से बिजली एसी बना के, यानी कि इन्वर्ट करके दोबारा आपको देगा, और फिर उससे आप अपने अप्लायंसेस चलाते हैं। यूपीएस में नॉर्मली स्मूथ एसी नहीं होती। जो घर में जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आ रही होती है ना, वो ऐसे स्मूथ ही होती है। यूपीएस से जो एडवांस चीज़ें हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको बेहतर बना रहे हैं। अगर आपने पुराने ज़माने का यूपीएस अगर आपके घर में लगा हुआ है, जो ये दस्ती यूपीएस बनाते थे मुल्तान में, हुसैनागंज में, तो वहाँ आपने ये शायद नोट किया हो, जब पंखा चलता था यूपीएस से, उसमें से टाँ की आवाज़ आती थी, नॉकिंग होती थी, या दूसरे ट्यूबलाइट में से भी आवाज़ आती है, शोर सा आता है, नॉइस सी आती है। उसकी वजह ये होती है कि वो प्योर साइन वेव नहीं बनाते, वो कोई इस तरह से ना, ऐसे स्टेप्ड साइन वेव होती है, तो वो बनती है। तो खैर बादल, ये इंशाल्लाह आप लोग जब प्रोसेस पढ़ेंगे ना, साइक्लो कन्वर्टर्स वगैरह के, भाई किस तरह से इन्वर्जन होती है, तो ये उसकी वजह से ऐसे होते हैं। तो खैर बादल, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स भी उन्होंने लगाए हैं इसको बेहतर करने के लिए। तो खैर एनीवेज़, ये वैसे ही एक बीच में बात आ गई थी यूपीएस की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलें ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद फिर आप लोगों के दो ही मेन टॉपिक रह जाएंगे। एक ट्रांजिस्टर, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर,
दूसरा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इनका स्ट्रक्चर और इनके कोई एक दो एम्पलीफायर्स, यही दो आपके मेन टॉपिक्स होंगे। तो फिर सिलेबस इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा और अल्लाह करे आपकी यूनिवर्सिटी खुल जाए, फिर फाइनल आप लोगों से फ़िज़िकली मैं लेना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी।